हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th के फिजिक्स इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, उसमें 3 लेक्चर हम लोगों ने करा है। ठीक, तो स्ट्रेन वगैरह ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। तो अभी हम लोग को पढ़ना है इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस के बारे में। ठीक, तो बेटा स्टिफनेस होता है स्प्रिंग कांस्टेंट को स्टिफनेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग में ये एक्स इलोंगेशन हुआ, मतलब स्प्रिंग को हम लोग खींच लिए, तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो K×X होता है। ठीक, तो ये जो K कांस्टेंट है ना, इसी को बोलते हैं स्टिफनेस। क्या बोलते हैं? स्टिफनेस। समझ में आई बात? ये फोर्स इक्वल टू KX होता है, स्प्रिंग फोर्स जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो ये जो K है इसी को स्टिफनेस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को इलास्टिसिटी एंड स्टिफनेस दोनों पढ़ना है, दोनों इक्वल कैसे हैं। ठीक, इसको रिलेट करके तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताइए कि रबर बैंड ज़्यादा इलास्टिक होगा या कोई रड? रबर बैंड ज़्यादा इलास्टिक होगा या कोई रड? तो आपका ओबियस सा जो आंसर होगा वो होगा कि रबर बैंड हो। ठीक, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये गलत है। जिसमें ज़्यादा स्टिफनेस होती है ना वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, समझे? और स्टिफनेस सबसे ज़्यादा किस में होता है? जैसे कि मान लीजिए 2 तरह के हम लोग स्प्रिंग लेते हैं। एक पतला वाला स्प्रिंग लेते हैं पतला वाला। ठीक, तो इसमें स्टिफनेस कम रहेगा। वही अगर हम दूसरा मोटा वाला स्प्रिंग लें, ठीक, तो इसमें स्टिफनेस ज़्यादा रहेगा। यानी कि जो ज़्यादा इजीली अगर एक्सपैंड या कंप्रेस हो जा रहा है उसमें स्टिफनेस कम होता है, और जिसको एक्सपैंड और स्ट्रेच करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसमें स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा स्टिफनेस होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है ना, यानी कि जिसमें K ज़्यादा होगा यानी कि उतना स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होगा, या यूँ बोलिए कि जिसमें स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होगा उसमें स्टिफनेस ज़्यादा होगा। ओके, यानी कि जिसमें स्टिफनेस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा बेटा। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कि ये एक रॉड है, ठीक, ये रॉड है और ये कोई एक रबर बैंड मान लीजिए। ठीक, तो इस दोनों में से कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा? तो आप लोगों का आंसर होगा कि ये ज़्यादा, रबर बैंड जो है ज़्यादा इलास्टिक होगा। लेकिन नहीं, ये रॉड ज़्यादा इलास्टिक होगा क्योंकि इसमें स्टिफनेस ज़्यादा होगा। जैसे हम लोगों ने ये 2 स्प्रिंग का एग्जांपल लिया कि एक पतला वाला स्प्रिंग है जिसको पेन वाला, मान लीजिए एक पेन होता है ना, पेन में जो स्प्रिंग होता है उसको खींचिए, और एक मोटा साइकिल में जो स्प्रिंग रहता है, ठीक, उसको खींचिए तो ज़्यादा इजीली पेन वाला खींचा जाता है। ठीक, और साइकिल वाला स्प्रिंग जो है ज़्यादा इजीली नहीं हम लोग इलोंगेट कर पाते हैं। ये कंपैरिजन कीजिए कि एक साइकिल का स्प्रिंग है और एक बाइक का स्प्रिंग, जो बाइक में लगा हुआ रहता है स्प्रिंग, ठीक, जो सीट के नीचे जो शॉकर में लगा हुआ रहता है स्प्रिंग, उन दोनों में से कौन ज़्यादा इजीली इलोंगेट होगा? साइकिल वाला, क्योंकि उसका स्टिफनेस कम है। ठीक, यानी कि देखिए जिसको हम लोग इजीली कंप्रेस कर देंगे, जैसे ये है, अगर हम लोग देखिए इसको अगर हम लोग इलोंगेट कर रहे हैं, ठीक, तो ये कम स्टिफ है, ये इलोंगेट हो रहा है। लेकिन वही बात करें इस मार्कर की, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कितना भी खींचेंगे तो इसका स्टिफनेस ज़्यादा है ना, इसीलिए ये ज़्यादा इलोंगेट नहीं हो पाता है। ठीक, तो खींच तीर ज़्यादा नहीं कर सकते। वही बात है कि ये रॉड में जो है ना स्टिफनेस ज़्यादा होता है, K इज मोर। ठीक, तो इसीलिए ये इलास्टिक क्या होगा? ज़्यादा, और इसमें K इज लेस। ठीक, तो ये क्या होगा? इलास्टिक कम। समझ में आई बात है? तो इस चीज़ को हम लोग रिलेट करके और हम लोग स्प्रिंग और ये क्या बोलते हैं स्टिफनेस और इलास्टिसिटी को कंपेयर करने के लिए स्प्रिंग और रॉड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसको अगर हम लोग ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल व्यू से देखा जाए कि ये कैसे प्रूफ होगा कि हाँ आयरन जो है ज़्यादा स्टिफ है, या जो मोटा वाला स्प्रिंग है वो उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी है, तो देखिए उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग के पास एक फार्मूला है
यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये है आपका मोटा वाला आयरन, सॉरी स्प्रिंग, और ये पतला वाला। ठीक, तो ये क्या है, इतना इसमें इलोंगेशन है और इसमें क्या है, इसके अपेक्षा कम है। ठीक, इसमें कम, इससे ज़्यादा है ना, ये देखिए एक्स जो है इससे ज़्यादा इलोंगेट किया है ये छोटा। देखो फिर से बना देते हैं इसको यार, फिर से बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सेम फोर्स। तो ये एक इतना इलोंगेट हुआ, ठीक, इस पर हम सेम फोर्स लगाए, और दूसरा जो मोटा वाला हम लगाए उस पर भी सेम फोर्स लगाए। ठीक, तो देखिए वो ये जो है कम इलोंगेट हो रहा है, ये जो हो रहा है बेटा कम इलोंगेट हो रहा है, यानी कि ये जो है डेल्टा एक्स ज़्यादा है, ये जो है ये ज़्यादा एक्स इससे इलोंगेट हुआ। तो अगर हम लोग ये, यानी कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेन हुआ, इसमें स्ट्रेन कम हुआ बेटा, यानी कि इसमें मोटे वाले स्प्रिंग में कम स्ट्रेन हुआ, मतलब वो कम खिंचाव हुआ। तो कम खिंचाव हुआ था, अगर बात करें फिर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें तो बाइक का स्प्रिंग में कम खिंचा हुआ, साइकिल के स्प्रिंग में, ये साइकिल वाला है भाई, ये साइकिल स्प्रिंग है, लिख ही देते हैं, ये बाइक का स्प्रिंग है। ठीक ठीक, तो बाइक वाला कम खींचा, यानी कि बाइक वाले स्प्रिंग में हमारा स्ट्रेन कम आया और साइकिल वाले स्प्रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा आ गया। तो अब अगर हम लोग यंग मॉडुलस निकाले, देखो स्ट्रेस तो सेम दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, फोर्स सेम दिया गया है, फोर्स सेम है, यानी कि स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेस क्या है, सेम है, दोनों में हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं। तो स्ट्रेन देखो इसमें कम स्ट्रेन हुआ, इसमें स्ट्रेन कम हुआ। ठीक, यानी कि देखिए अगर स्ट्रेन यहाँ पे कम होगा, अगर हमें निकालना है तो स्ट्रेस तो सेम है। ठीक, स्ट्रेन पे ही डिपेंड करता है ना यंग मॉडुलस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम स्ट्रेन होगा, किसके लिए, साइकिल वाले के लिए। लेकिन वही बात करें अगर कम होगा तो ये यंग मॉडुलस जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेन कम, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जिसमें स्ट्रेन कम होगा उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा बेटा। ये यंग मॉडुलस क्या बता रहा है, ये यंग मॉडुलस आपको बता रहा है के का वैल्यू बता रहा है, के का वैल्यू और यंग मॉडुलस दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। जिसका के का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस भी ज़्यादा होगा। समझ में आई बात। ठीक, यानी कि स्ट्रेन जिसमें कम रहेगा उसमें इलास्टिसिटी कम रहेगा, अगर जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा तो ये देखो, अगर ये ज़्यादा करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया, 1/स्ट्रेन। ठीक, तो ये अगर ज़्यादा तो ये कम। ठीक, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप था। यानी कि अब से कोई अगर आपको पूछे कि आयरन रड ज़्यादा इलास्टिक है या रबर बैंड, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, आयरन रड। हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन इंटरमोलिकुलर लेवल पे देखा जाए तो इलास्टिक जो है ना वो ज़्यादा आयरन रड होता है, क्योंकि उसमें स्टिफनेस कांस्टेंट और यंग मॉडुलस जो है ज़्यादा होता है, उसके वजह से वो इलास्टिक ज़्यादा होता है। ओके, अब आगे हम लोग इसको रिलेट करेंगे, मेटल रड एंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग को रिलेट करेंगे। हेलो, अब हम लोग को पढ़ना है बेटा कि मेटल वायर और रड है, और वो इक्विवेलेंट टू हम लोग किसके ले रहे हैं, स्प्रिंग के। अगर मान लीजिए कोई वायर है जो मेटल का बना हुआ है, ठीक, और कोई रड है, ठीक, तो वो जो है अब हम लोग इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग मानेंगे। कैसे, देखते हैं। देखिए ये है मान लीजिए मेटल रॉड हमारा, ठीक, इसमें जो है अगर हम ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक्स का इलोंगेशन हुआ, क्या हुआ, एक्स का इलोंगेशन हुआ, और इसका जो यंग मॉडुलस है वाई है, लेंथ ये है, एल है, ये कॉमा है, कॉमा, और एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ओके, अब इसके इक्विवेलेंट में हम लोग एक स्प्रिंग लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, ठीक, और इस पर फोर्स लग रहा है, और इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन क्या आया, एक्स आ गया। ठीक, तो अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करते ये क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा ना। अगर यहाँ से हम लोग एक्स की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन के, यही आएगा ना, एफ अपॉन
के, या के इक्वल टू अगर हम लोग और के का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा एफ अपॉन एक्स, यानी कि हमारे पास 3 3 4 4 फॉर्मूला आ गया। ओके, अब देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें, ये रॉड की, रॉड में देखा जाए तो रॉड में हम लोग को y अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे एक्स अपॉन एल, क्या बोलेंगे एक्स अपॉन एल, ये एक्स और ये जो इसका ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे एल है ये, ठीक। तो एक्स अपॉन एल यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन का यही होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि x का वैल्यू क्या आएगा या f का वैल्यू हमें अगर निकालना हुआ तो देखिए यहाँ पे हम लोग f का वैल्यू निकाले तो के एक्स आया, क्या आया के एक्स आया। अगर हम लोग यहाँ से f का वैल्यू निकालें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा वाई ए, यानी कि देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एक्स, ये आएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ इज इक्वल टू, ये चाहिए ना ये, ठीक। तो ये चाहिए, तो ये दोनों चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल, ये आ गया हमारे पास। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। तो एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ एफ इज इक्वल टू क्या आ गया वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स, तो एक्स को हम लोग इंटू में यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अगर और यहाँ वाला देखें हम लोग तो एफ इज इक्वल टू क्या है के एक्स, ये वाला, ठीक, के एक्स है, यानी कि ये एक्स एफ इज इक्वल टू यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला y इंटू ए अपॉन एल, ये जो है इक्विवेलेंट टू क्या है के, है ना। देखिए यहाँ भी f का वैल्यू है, यहाँ भी f का वैल्यू, यहाँ f का वैल्यू k इंटू एक्स है और यहाँ पे क्या है बेटा y a अपॉन एल इंटू एक्स, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये k के जगह लिया है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि k इक्वल टू वाई ए अपॉन एल। तो अब से जो है ना हम लोग k का वैल्यू वाई ए अपॉन एल याद रखेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करें मेटल वायर रॉड इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग लिए हैं, ठीक। तो स्प्रिंग में हम लोग के फोर्स का हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला के इंटू एक्स होता है, के इंटू एक्स होता है एफ, और यही बात अगर हम लोग करें इस रॉड की तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आएगा वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक। तो इन दोनों को अगर हम लोग मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा वाई ए अपॉन एल, ठीक। अब देखो ये जो इक्विवेलेंट हम लोग यूज किए ना, इससे ना सवाल बहुत इजी सॉल्व होते हैं। जितना भी इलास्टिसिटी का इलॉन्गेशन से अगर सवाल आते हैं तो वेरी इजी, ये बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमको इसको नहीं सॉल्व करना, हमें ये वाला सॉल्व कर लेंगे एक्स, इधर तो इजी हो जाएगा निकालना। एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स है, तो यहाँ से के का वैल्यू भी निकल सकता है, एक्स का भी वैल्यू निकल सकता है, ठीक। तो ये स्प्रिंग से निकाल लीजिए और इसको इक्विवेलेंट में इधर पुट कर दीजिए, ठीक। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक होता है ना इक्विवेलेंट में करके पढ़ा देते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए इस पर अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे ये इक्विवेलेंट जो है हमारे लिए यूजफुल है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा उटपटांग फार्मूले बहुत सारे आएंगे इस चैप्टर में, लेकिन इसको क्या करना आराम से समझ के लेना है, पेशेंस रखना है, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ये अपना एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये दो मेटल से बना हुआ एक ये है रॉड है, इसमें एक मास m का ब्लॉक लटकाया हुआ है और ये सीलिंग से फिक्स्ड है, ठीक। एक ये कोई दूसरा मेटल है जिसका यंग मॉडुलस जो है y है, जिसका लेंथ है L1, Y1, L1 एंड A1, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A2 है, और ये जो है इसका जो ये वाला रॉड है, देखिए दो दिख ही रहा है आपको, थिकनेस से दिख रहा है, ठीक, कि ये इसका Y1, L1 एंड A1 दिया हुआ है और इसमें डेटा दिया हुआ Y2, L2 एंड L2,
यानी कि y1 y2 क्या है बेटा, यंग मॉडुलस है, ठीक। L1 L2 क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है, ये L1 इसका है और ये L2 इसका है, और ये जो A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड इलोंगेशन, यानी कि इसमें कितना इलोंगेशन आया, यानी कि x, यानी कि ये जो है x का इलोंगेशन आया वो पूछ रहा है। तो देखिए इसको ये वाले को सॉल्व ही नहीं करेंगे हम लोग को, इसको नहीं सॉल्व करना, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये स्प्रिंग को, ठीक, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। दो स्प्रिंग है, ठीक, ये फिक्स है, इसका जो है K1 है कांस्टेंट है, इसका K2, ठीक। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि K का वैल्यू YA/L, यानी कि Y1 A1 L1, और ये K2 है तो Y2 A2 और L2, ये पढ़ लिए, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, K1 के जगह पे K1 इक्वल टू Y1 A1/L1 कर लिया, जो अभी जस्ट पढ़े इससे पहले वाले टॉपिक में, और K2 के जगह पे Y2 A2/L2 कर दिया, ओके। तो अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि स्प्रिंग सीरीज में है, ठीक। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग ये NLM में और स्प्रिंग का प्रॉब्लम और वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग के प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। और जो अभी क्लास अभी आप लोग कर रहे होंगे, जो पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे कि NLM में जब स्प्रिंग सीरीज में रहता है तो हम लोग उल्टा लेते हैं, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, और K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, K1 इंटू K2/K1 प्लस K2, ठीक, ओके। तो हमें क्या करना होगा कि हम लोग पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और यहाँ पे इसका मास है बेटा, ओके। तो इक्विवेलेंट हम लोग निकाले तो देखिए इक्विवेलेंट K1 इंटू K2/K1 प्लस K2 आ गया इसका, ओके, आ गया इतना। अब देखो हम लोग इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, ओके, ऊपर क्या लग रहा होगा, kx, ठीक, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, kx, ओके, यानी कि mg फोर्स के जगह पे क्या होगा mg, और k के जगह पे k इक्विवेलेंट इंटू x, ठीक, k इक्विवेलेंट इंटू x आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू mg/k इक्विवेलेंट, mg/k इक्विवेलेंट। यहाँ तक आ गया। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा बॉक्स में डाल लेते हैं, बस हो गया अपना काम बेटा, कुछ नहीं करना, x ही हमें फाइंड आउट करना था ना, तो mg/k इक्विवेलेंट आ गया, ओके। अब देखो k इक्विवेलेंट K1 के जगह ये पुट करेंगे, K2 के जगह ये पुट कर लेंगे, बाकी कैलकुलेट कर लेना है, कुछ नहीं करना अपने को। अब देखो यहाँ पे चलो कुछ पार्ट हम कर देते हैं तो तुम लोग रोने लगेगा। तो x इज इक्वल टू mg/k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, K1 इंटू K2 यानी कि इसको ऊपर कर देते हैं, इंटू में K1 प्लस K2, ये हो जाएगा, ओके, ये आ जाएगा, मैंने उसको रिवर्स कर दिया। तो x इज इक्वल टू mg इंटू K1 के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, Y1 A1/L1 प्लस Y2 A2/L2, ये हो गया ऊपर की पार्ट, और नीचे क्या हो गया K1 यानी कि Y1 L1 सॉरी A1 है ना, A1/L1 इंटू Y2 A2/L2, बस यही आंसर है आपका, यही हमारा क्या है, x का वैल्यू है, x का वैल्यू है, ठीक। इसको सॉल्व करके बाकी इतना पे भी छोड़ दीजिएगा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करवाएगा आपको। अगर ये सवाल आ गया, अगर डेटा पुट कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। तो हमने देखा ना कि पहले हम लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेना है, और स्प्रिंग का इलोंगेशन निकाल लीजिए, बस उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में, अभी लास्ट टॉपिक में, इससे जस्ट पहले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े कि k इक्वल टू होगा y इंटू A/L। ये फॉर्मूले को आप याद रखिए, ठीक, k इक्वल टू क्या होगा y इंटू A/L, ठीक। और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, यूज करके हम लोगों ने स्प्रिंग को पहले सॉल्व किया, पुट कर दिया, बस इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें स्प्रिंग का कटिंग का प्रॉब्लम पढ़ेंगे बेटा, ठीक, स्प्रिंग कटिंग का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर भी एक जेई का क्वेश्चन करेंगे,
देखिए बेटा, अभी इसमें स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम की बात की है मैंने। तो अभी देखिए एक चीज़ बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई बड़ा स्प्रिंग है, ठीक, तो इसको इलोंगेट करना या कट करना, या मान लीजिए इसको एक रॉड है, ठीक, इसको तोड़ना, तो इसमें स्टिफनेस कांस्टेंट किसमें ज़्यादा होगा, ठीक। तो एक देखिए क्वेश्चन पहले समझिए कि जैसे देखिए ये वाला है एक, तो इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट जाएगा, देखो, ठीक, इसको तोड़ेंगे तो देखो टूट गया, टूट गया, ये 2 पार्ट में हो गया, ठीक। अगर इस एक पार्ट वाले को अगर हम तोड़ेंगे तो ज़्यादा टफ हो जाता है एक पार्ट। अब देखो बड़ा था तब तो हम लोगों ने इजीली तोड़ लिया, यानी कि इसका लेंथ बड़ा था तो हम लोगों ने इजीली तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही इसका लेंथ अब छोटा हो गया तो इसका स्टिफनेस जो है बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, इलोंगेट नहीं होगा, स्ट्रेन ज़्यादा नहीं पैदा होगा, और ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगा बेटा तो ये टूटेगा कैसे, नहीं टूटेगा। यानी कि हम लोग को क्या करना है कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उसका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या होगा बेटा, कम, और जितना छोटा रहेगा उसका स्टिफनेस ज़्यादा रहेगा, ठीक, समझ में आई बात। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, यानी कि मान लीजिए ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि K इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल, ठीक, वाई ए अपॉन एल पढ़ लिए, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि K जो है ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, K जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के, यानी कि इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा ना। तो देखिए ये बड़ा स्प्रिंग है, ठीक, ये अरे रे 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 ये बड़ा स्प्रिंग है, सेम फोर्स दे रहे हैं, और ये छोटा है, या इसको हम लोग ने 2 पार्ट में कर दिया, इसको क्या कर दिया, हम 2 पार्ट में कर दिए, ठीक, 2 पार्ट में कर दिए। तो अब देखिए ये बड़ा जो था के हो गया, के था, ठीक, इसका एल लेंथ था, और सेम हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस सेम दे रहे हैं बेटा, स्ट्रेस क्या हो रहा है, फोर्स सेम दे रहे हैं, ठीक, फोर्स सेम देंगे, चलो बना ही देते हैं छोटा वाला यार, नहीं तो तुम लोग भी बोलोगे, फोर्स सेम देंगे, ठीक। तो इसका स्टिफनेस कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ये इजीली नहीं टूटेगा, ये ज़्यादा, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा मतलब इजीली नहीं होगा, इसमें इजीली होगा, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ कम है, यानी कि के इसका जो होगा, इसका लेंथ कम है, यानी कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि के इंक्रीज कर जाएगा, ठीक, और इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ क्या है बेटा, बड़ा है, यानी कि ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि देखो इसका स्टिफनेस कम है और इसका स्टिफनेस ज़्यादा है, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जेई में एक क्वेश्चन आया था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा जेई में एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था ये देख लेते हैं कि ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, कि ये स्प्रिंग है, ठीक, तो इसको कट कर दिया गया है 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो, यानी कि 1:3 के रेशियो में इसको कट कर दिया, यानी कि इसका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है, फाइंड आउट करना है, और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि ये क्या है 1:3, यानी कि इसको 1 अगर हम लोग मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट बाकी है ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा ना। अगर ये1L है ये, तो फिर बाकी जो बचा हुआ है 2/3 बच जाएगा, 3 का दूसरा पार्ट होगा ना। देखो समझो, इसको 3 पार्ट में इसको 2 पार्ट में किया, मान लीजिए कि इसका टोटल 3 मीटर लेंथ है, कितना है, 3 मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर इसका हो गया, तो बाकी जो बचा तो 2 मीटर बचा ना, 2 मीटर, यानी कि 3 का दूसरा पार्ट, ठीक। तो अगर माना है तब तो ये डेटा दिया हुआ नहीं है, सिर्फ दिया क्या है कि 1:3 के रेशियो में कट किया गया है, ठीक। तो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट ये वाला पार्ट का क्या होगा और ये वाला पार्ट का क्या होगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, K इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल, ठीक। ये पहले वाले का है ओरिजिनल, K डैश की बात करें वाई ए अपॉन एल के जगह पे क्या करना है, अब देखो ये तो पता चल रहा है, ये क्या है, ये तो
पता चल रहा है, यानी कि ये क्या हो गया L, इसका दोगुना हो जाता है। जैसे कि ये हम बोले थे ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर ये 2 हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, अगर ये हाफ होगा L/2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी बात करें अगर हम लोग तो ये L/2 यानी कि 2/3 हो जाएगा बेटा, 2/3 L हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा यानी कि K डैश इज इक्वल टू YA इंटू 2/3 अपॉन L, तो ये YA अपॉन L तो हो गया K, यानी कि K डैश इक्वल टू K इंटू 2/3, यानी कि इसका जो आ गया ना बेटा ये वाले का, ये आ गया कितना 2/3K, ये क्या आ जाएगा 2/3, तो ये 2/3 आ जाएगा तो ये 2K हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका 1 है लेंथ, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा ना। ठीक, तो देखिए अगर L/3 में डिवाइड होता है, L/3 में डिवाइड होगा तो 3K हो जाएगा, L/2 में डिवाइड होगा तो ये 2K हो जाएगा, L/5 में डिवाइड होगा तो K क्या हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा। समझ में आई बात। जैसे इसको मान लीजिए ये स्प्रिंग यहाँ पे बना देते हैं, ये स्प्रिंग को L/2 में कर दिया, नीचे लिख देते हैं, अच्छा L/2 में। ठीक, तो इसका K कांस्टेंट 2K हो जाएगा और इसका भी 2K। अगर मान लीजिए इसको L/3 में कर दिया, L/3, तो इसका कांस्टेंट 3K हो जाएगा, इसका भी 3K, इसका भी 3K। तो समझ में आई बात। अगर L जैसे डिवाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग K कांस्टेंट यानी कि स्टिफनेस कांस्टेंट बेटा डिवाइड हो जाएगा। लग रहा है कि लगातार पढ़ते पढ़ते बोर हो रहा है, केवल सर LAYK यही सब चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा हमारी भी ध्यान रखो सर। ठीक, तो पढ़ो अभी थोड़ा सा, एक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और लगेगा कि बोर हो रहे हैं, लेकिन अच्छे से पेशेंस से समझिएगा तो सब समझ में आएगा। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल में 10th का भी लेक्चर ले रहा था या 9th का भी लेक्चर लिया था, तो 9th में भी जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जैसे इसी को बार बार इसी को अगर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब इलोंगेट खींच रहे हैं, तो जो खींचते तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है यानी कि कुछ चेंजेज आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे थे, स्प्रिंग जो है इलोंगेट हो जाता है, उस पर अगर होल्ड कर लेते हैं तो वो जो इलोंगेशन जो होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक, तो वही पोटेंशियल एनर्जी, तो वैसे ही अगर ये रॉड है तो रॉड भी अगर इलोंगेट हो रहा है तो उसमें भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा ना बेटा। ठीक, इलोंगेट हुआ तो जो इलोंगेशन पॉइंट होगा उस पर जाके तो पोटेंशियल एनर्जी होल्ड होता होगा, स्टोर होता होगा। ठीक, तो उसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, फिर से जैसे इक्विवेलेंट स्प्रिंग को लिए थे ना वैसे ही स्प्रिंग वाला लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए ये है हमारा रॉड, ठीक, और इसका इलोंगेशन इतना हो गया। ठीक, और इस पर F लग रहा है, क्या लग रहा है, F लग रहा है, इलोंगेशन कितना हुआ X। ठीक, इसका Y है, L है और A है, ये रॉड है। इसके सिमिलर में हम लोग लेंगे एक स्प्रिंग और इस पर भी F लग रहा है। ठीक, और इसमें इलोंगेशन भी X हुआ है। ठीक, अब हम लोग को पता है कि F इज इक्वल टू KX होता है। ओके, तो F और K के वैल्यू हमें पता है, K का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना अभी पीछे कि YA अपॉन L इंटू X ये होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर X की बात करें तो X अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि FL अपॉन YA यानी कि X हमारे पास आ गया। ठीक, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि जो स्प्रिंग फोर्स का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो होता है U ऑफ स्प्रिंग, ये होता है हाफ KX स्क्वायर। क्या होता है, हाफ KX स्क्वायर यानी कि हाफ KX स्क्वायर हमारा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सेम हम लोग यहाँ भी निकालेंगे।
यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे। तो हमें पता है कि के का वैल्यू होता है वाई ए अपॉन एल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये रॉड निकाले या किसी भी चीज़ का जो मेटल हो, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो हाफ के एक्स स्क्वायर यही निकालेंगे। ठीक, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग सिमिलर टू क्या लिए हैं, स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो के के जगह पे हमारा क्या वैल्यू है बेटा, के का वैल्यू क्या है हमारा, ये है। तो यू इज इक्वल टू हाफ, और के के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, वाई ए अपॉन एल, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, ये पुट करेंगे एफ इंटू एल अपॉन वाई ए, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल करके रखा है, यानी कि एफ इंटू एल अपॉन वाई ए का स्क्वायर। ठीक, यही होगा ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं, ठीक हो रहा है। ठीक, तो देखिए अब क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ वाई ए अपॉन एल, जैसे है वो तो ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा एफ स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन कट रहा है, एक एल से एल गया ना, ये ए से ए गया, एक एक से। ठीक, तो हमारे पास बच क्या रहा, और फिर एक वाई से एक वाई गया। ठीक, तो हमारा बच क्या रहा यहाँ पे, यू इज इक्वल टू हाफ तो बच गया, फिर इधर गया सब, यानी कि एफ स्क्वायर बच गया, ऊपर एक एल बच गया। ठीक, और नीचे बच गया वाई ए। ठीक, नीचे वाई ए, क्योंकि एकक तो कट गया ना। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेटल या रॉड आ गया, यानी कि इसमें जो हम लोग इलोंगेट करेंगे, इसमें स्ट्रेस लगाएंगे, तो इसमें जो स्ट्रेन होगा, यानी कि जो ये एक्स हुआ, उसके वजह से इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो हाफ एफ स्क्वायर इंटू एल अपॉन वाई ए, इतना का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टोर हो गया। समझ में आई बात। ठीक, कैसे करा हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, पहले हम लोगों ने स्प्रिंग का इलोंगेशन निकाल लिया, एक्स का वैल्यू, ओके, और हमें स्प्रिंग का एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पता है, क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया, के का वैल्यू पुट कर दिया और एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, तो एक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, और के का वैल्यू हमें तो पता ही है। ठीक, के का वैल्यू तो इतना वाई ए अपॉन एल इतनी बार हो गया कि हम लोग अब लिप्स पे है, तुरंत के का वैल्यू वाई ए अपॉन एल, के का वैल्यू वाई ए अपॉन एल। तो हम बोले थे ना कि देखिए, जो ये हम लोगों ने स्प्रिंग और जो ये रॉड का जो इक्विवेलेंट करके जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े ना, वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये इसका फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, उसका टफ हो जाता है। तो क्या करना है कि इजी वाले को फाइंड आउट करके उसको पुट कर देना है। ठीक, तो हमारा इजी हो जाता है, और हम लोग इसका अभी फाइंड आउट कर ले। देखिए अब इस पर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ये सब समझ में आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक, तो एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, और वो अभी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ क्या दे दिया बेटा, 20 सेंटीमीटर होगा ना लेंथ, फिर एंड एरिया दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इट इज इलोंगेटेड बाय अ लोड ऑफ 5 kg। लोड कितना दे दिया है बेटा, 5 kg, एंड वाई यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ जो रॉड दे दिया है ब्रास रॉड का, क्या दे दिया बेटा, 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए हमने क्या करा कि ये जो रॉड है इसका हमें फाइंड आउट, ये देखिए वाई दे दिया है, ए दे दिया है, और एल भी दे दिया है। देखिए वाई ए एंड एल। ठीक, तो हम लोग को पहले क्या करना है कि लेंथ निकाल लेते हैं भाई। लेंथ क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेता है। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/5 मीटर हो गया। ठीक, लेंथ। एरिया की बात करें बेटा, तो एरिया लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि डिवाइड करो 100 का, और 100 इसका स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ये हो गया। और हमारा वाई क्या दिया हुआ है बेटा, 10⁻11। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करें, के का, ठीक, के का, तो के हमारा क्या हो जाएगा, वाई ए अपॉन एल। तो पुट करते हैं, वाई का वैल्यू क्या है, 10⁻5 न्यूटन
अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 5 बोल रहा है 11 है ना, 10 के पावर 11, ठीक। और ए क्या दिया हुआ है, ए हमारा क्या आ गया एरिया, यानी कि 10 टू द पावर -4, ओके, ये हमारा आ गया। और डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि लेंथ कितना निकाले 1/5 मीटर। तो ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू देखिए 11 - 4 यानी कि 10 टू द पावर 7, ठीक। तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 10 टू द पावर 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे k का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा होगा mg, यानी कि mg लग रहा होगा, यानी कि 5 इंटू 10 दैट इज 50 न्यूटन, यानी कि फोर्स। ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा kx, ऊपर क्या लग रहा होगा kx, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से F इक्वल टू क्या होता है kx, ये होता है। तो F क्या है हमारे पास 50 और kx, k का वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया 5 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू x, ओके। तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 6 होगा ना, कुछ तो गड़बड़ होया है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गए हो, नहीं ठीक तो है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 मीटर, यानी कि हमारे पास x आ गया, x आ गया बेटा। अब देखिए हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू क्या होता है हाफ kx², ये होता है। तो पुट कर देते हैं इक्वल टू हाफ, और k का वैल्यू कितना है बेटा, k का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 7, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू x का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया अभी, ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6, 10 टू द पावर 6, हाँ। अब उसका स्क्वायर भी तो करना है ना, उसका स्क्वायर भी करना है। ये कहीं गड़बड़ हुआ, ये -11 तो नहीं ना था क्वेश्चन में, -11 होगा तभी हो पाएगा, हाँ ये -11 होगा बेटा, तब -7 हो जाएगा, तब इधर -6 हो जाएगा, नहीं चलो इसी पे जो है उसी पे सॉल्व करते हैं, जो है उसी पे सॉल्व हम लोग करेंगे, हम लोग जो है उसी पे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया 5, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 टू द पावर, ये 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा बेटा 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, और हमारा ये एनर्जी आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल, क्या हो गया 13 जूल। देखिए एक बार फिर से देख ले, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले यहाँ पे लेंथ निकाल लिए 1/5, एरिया हमारा आ गया 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एरिया आ गया। उसके बाद हम लोगों ने y दिया हुआ है, ठीक, इन तीनों के यूज करके k का वैल्यू निकाले, तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ओके, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 आ गया k आ गया, और x का वैल्यू यहाँ से हमने f इक्वल टू kx, यानी कि x हमारे पास आ गया क्या 10 टू द पावर 6, क्योंकि इधर 7 और एक इधर वाला डिवाइड हो गया तो 6 हो गया, ठीक। और इसको पुट कर दिए तो हाफ kx², हाफ kx², तो x² अच्छा हुआ ना। तो यहाँ एक और गलती हो गया बेटा, एक और गलती क्या हुई, ये स्क्वायर था तो ये 10 टू द पावर 12 हो जाएगा ना, ये 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, ठीक, 10 टू द पावर 12, तो 12 और 7 कितना हो गया 19, तो ये हो जाएगा 19, kx² है, देखो kx², हम लोगों ने 10 के पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे
एक न्यूमेरिकल अच्छा सा हो गया। ठीक, तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर पॉइजन्स रेशियो पढ़ेंगे और एक आध दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, उस पर एक आध न्यूमेरिकल अच्छे कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड जो इक्विवेलेंट ऑफ रॉड एंड स्प्रिंग, इक्विवेलेंट करके अगर हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग से, तो वो हमें सवाल को बहुत ईजी कर देता है, हमारे सवाल को। ठीक, तो इसीलिए स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्योंकि स्प्रिंग में भी तो इलास्टिसिटी होती है, स्प्रिंग में भी तो इलास्टिसिटी होती है ना, उसमें भी स्ट्रेस देते हैं तो स्ट्रेन पैदा होता है। ठीक, तो उसी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉड में इलास्टिसिटी का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।